हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 17 और उसमें अभी क्या रहेगा मेनली वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, वो सब हम इस वाले अपना लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड होता है। सही है ना। तो जब दो या दो से अधिक चार्जेज आपस में इंटरेक्शन करते हैं या कोई भी बॉडी है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज, तो उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम में, उसको नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये जो हम लोग बात करेंगे इंटरेक्शन एनर्जी की ना, ये बेसिकली दो सेगमेंट में हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। पहला है कि इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो उसमें दो चार्ज पार्टिकल भी आएंगे। फिर बाद में हम लोग उसमें बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की बात भी करेंगे। और फिर दूसरा जो सेगमेंट आता है उसका नाम है सेल्फ एनर्जी, है ना। उसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी बॉडी है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एरियल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका खुद में कितना एनर्जी स्टोर रहेगा उसमें चार्ज मौजूद होने पर। ठीक है, तो ये हमारा दो सेगमेंट है। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो स्टार्ट करने वाले हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जल्दी से। देखिए, तो जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम का, है ना, तो वो क्या होता है कि जब पूरे सिस्टम को हम इंफिनिटी भेज देते हैं, उनको असेंबल करने में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या कहलाता है आपका, उस सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी कहलाता है। ये तो आपका क्या हो गया, मेथड है, अप्रोच है। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। ये हमारे पास एक चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया ये Q2। सही है, इनके बीच का जो गैप था वो R था। हमें इस सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि असेंबल करने में जो एनर्जी या जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, इसको कहां भेज दो आप, Q2 को इंफिनिटी भेज दो। सही है, इंफिनिटी से Q2 को हम लोग ले आ रहे हैं किसी भी रास्ते से, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कोई कर्वलीनियर पाथ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन। ठीक है, फिर भी हम समझने के लिए स्ट्रेट लाइन से ले आते हैं इसको। तो इंफिनिटी से हम इस पॉइंट पर ले आना अपने को, तो जो वर्क होगा इस पूरे प्रोसेस में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना हो जाएगा, वही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा टास्क है ये निकालना। ठीक है क्या। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो वर्क डन होगा, है ना, या जो इसको यहां से यहां तक लाने का जो प्रोसेस है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका काइनेटिक एनर्जी में, जो चार्ज पार्टिकल को आप घुमाते हुए ला रहे हो, उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। बात वही हो गई कि कोई एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, मतलब हर पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और वो कैसे होता है कि आप किसी इंस्टेंट पे देख लो, किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, मान लो Q2 यहां पर था किसी x डिस्टेंस पे, जब इस वाले पॉइंट से, है ना, इसको हमने फिक्स कर दिया, तो जब x डिस्टेंस पे रहा होगा तो यहाँ पे फोर्स ये वाला, इसको क्या बोलेगा, जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इतना ही हमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ही क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। सही है क्या, क्लियर। और हमें ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये कितना वर्क करेगा यहां से लेके यहां तक में, ये निकालना। ठीक है, चलिए तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो वर्क डन है यहाँ पे, अगर फोर्स आप देखो तो फोर्स क्या वेरिएबल है, इसका जो डिस्टेंस x है वो बदलता जा रहा है। यहाँ के लिए इंफिनिटी था, घटते घटते यहाँ पे x हुआ, ये घटते घटते r हो जाएगा, तो वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल फोर्स आता है तो हम लोग वर्क डन क्या करते हैं, छोटे से इंटरवल के लिखते हैं। तो मान लो कि अगला जो dx डिस्प्लेसमेंट रहा होगा यहां से लेके यहां तक, ये dx डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया, dx कि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क हुआ वो dw हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, f इंटू dx। सही है ना। और कुछ और बातें करनी है अपने को कि यहाँ पे f लेते हैं हम लोग नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमने ये मान लिया कि इस डायरेक्शन को हम क्या मानना है, पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर लग रहा है। सही है ना। दूसरी बात, डाउट आता है कि सर dx का क्या करना है अपने को, dx भी इधर ही दिख रहा था अपने को, है ना।
तो dx हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि पूरी कैलकुलस इसी फॉर्मूले पर या इसी भूमिका पे काम करता है कि जो हम लोग जब एलिमेंट मानते हैं तो x और x प्लस dx मानते हैं, ना कि x माइनस dx मानते हैं ना। तो dx हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे dx हमेशा क्या रहने वाला, पॉजिटिव रहने वाला। ओके, तो ये तो छोटा सा वर्क हो गया। अगर हमें टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा f इंटू डी एक्स। और यहाँ पे क्या चल रहा होगा, माइनस साइन चल रहा होगा। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक ला रहे हैं लोग। क्लियर? चलिए अब x वाले डिस्टेंस पे जो एक्सटर्नल फोर्स था उसमें कितना फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, मैंने बताया था कि नेट फोर्स हर पॉइंट पे 0 होना पड़ेगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस वाले का, k q1 q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सही है, तो f एक्सटर्नल हो गया, आगे चल रहा माइनस, यहाँ चल रहा dx, और ये हो गया हमारे पास इन्फिनिटी टू r। सही है, ये k q1 q2 क्या आ गया, बाहर आ गया, बचा कितना, 1/x²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं k q1 q2, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x² का -1/x। वो माइनस और ये माइनस आपस में कंपनसेट होकर कितना हो गया, 1/x। अब लिमिट पुट करना बाकी रह गया है, तो उसको भी रखते हैं हम लोग, लिमिट पुट करते हैं k q1 q2। सही है, लिमिट पुट करो, 1/r आएगा अपर लिमिट, 1/इंफिनिटी आएगा लोअर लिमिट। तो 1/इंफिनिटी कितना हो गया भाई, 0। जो भी हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना आ गया, k q1 q2 बाई r। सही है, तो यहां से इंफिनिटी से यहां तक लाने में एक्सटर्नल एजेंसी ने जितना वर्क किया वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, और W एक्सटर्नल आया k q1 q2 बाई r, यही सिस्टम का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। क्लियर है क्या? नोट करिए। तो 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया कितना आया था, एग्जैक्टली हमने वर्क डन निकाला था। वर्क डन आया था जो एक्सटर्नल एजेंसी करता है वो आता है k q1 q2 बाई r, है ना। 2 चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पे रखे गए हों तो जो उनका वर्क डन आता है असेंबल करने में वो इतना आता है। अच्छा, और यही इसी हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे सिस्टम का। अच्छा, जब हम लोग वर्क डन करते हैं ना, या जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं एक्चुअली में, तो हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है जरूरत, एक रेफरेंस की। वो रेफरेंस क्या होता है, जनरली हम उसको वैल्यू 0 असाइन करते हैं। तो अगर 2 चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उनमें इंटरेक्शन भी कितना होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो इंटरेक्शन एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो इंफिनिटी वाले सेपरेशन वाले कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेफरेंस हो गया, है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि UR माइनस U इंफिनिटी, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये तो वर्क डन होता है, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये k q1 q2 बाई r। ठीक है, ये टर्म हो गए 0 क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी 0 था। तब यहां से आप क्या बोलोगे कि जो 2 चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पे रखे गए हों तो उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, k q1 q2 बाई r। और ये मानते हुए कि हमने रेफरेंस किसको माना है, जब उनके बीच का गैप कितना है, अनंत है, इंफिनिटी है। सही है, चलिए। अच्छा, इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। क्या कि इसमें जो आपका Q1 और Q2 है इनको हमेशा विद साइन रखना है ना। पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, है ना। तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनको विद साइन रखना है ना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर डायरेक्शन अपने आप को एडजस्ट करने जैसा कोई भी चीज नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन के साथ रखना पड़ेगा। मान लो कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, है ना, एक है -q, एक है +2q, है ना, इनके बीच का गैप है a। पूछा गया बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, तो सिंपल आंसर है कि विद साइन रखो भाई इनको। तो ये दोनों आए प्रोडक्ट में आते हैं तो माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस आएगा तो आगे रहेगा माइनस। तो k 2q इंटू q कितना हो गया, q² इंटू 2, है ना, डिवाइड बाई a। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर 2k q² बाई a। सही है क्या? अच्छा, कुछ और बातें देखते हैं जल्दी से। कि ये तो बात होगी कि हमारे सिस्टम में 2 चार्जेस थे, है ना। बट अगर हमारे सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्जेस हों, मल्टीपल चार्जेस आ जाएं, लेकिन हम वो सारे चार्ज पार्टिकल क्या मानेंगे, अभी हम लोग पॉइंट चार्ज मानेंगे। ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, हाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए हम एक करते क्या है
कि सपोज हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल थे, तीनों को हमने मिला के एक ट्राइंगल बना लिया, है ना। ट्राइंगल के वर्टिसेस से प्लेस कर दिया, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये चार्ज Q3। सपोज हमने ये डिस्टेंस बोल दिया A, ये डिस्टेंस बोल दिया B, ये डिस्टेंस बोल दिया C। ये जो लेंथ है ना, ये वाली C है, ये लेंथ A है, ये लेंथ B। ठीक है, बोला गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना होगा। तो बाय डिफिनेशन हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन असेंबलिंग ऑल दी चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी, कितना हो जाएगा वो, वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सही है ना। तो अब वो कितना रिजल्ट निकल के आता है वो मैं आपको बताता हूं फाइनल रिजल्ट, कि आप क्या करो कि जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं ना उतने पेयर आप बनाओ। तो 3 चार्ज है तो कितने पेयर बन सकते हैं, 3। कितने बन सकते हैं, 3। कैसे, देखिए 2 3 एक पेयर, 2 1 एक पेयर, 1 3 एक पेयर, तो मिला के कितना हो गया, 3 पेयर। तो मैं उन सबको एक साथ लिखता हूं, तो K Q1 Q2, K Q1 Q2, डिस्टेंस कितना था A, प्लस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ते जाओ Q2 Q3, तो K Q2 Q3 डिवाइड बाई B, प्लस Q3 Q1 डिवाइड बाई C। तो ये हमारे पास इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। ठीक है, तो ये Q1 आएगा, ये Q3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। ठीक है, अभी आपको थोड़े टाइम बाद इसकी फील आएगी कि ये आया कैसे, जब आपको हम पोटेंशियल के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो 3 चार्जेस के सिस्टम में हमने देखा 3 टर्म आए, Q1 Q2 वाला आया, Q2 Q3 वाला आया, Q1 Q3 वाला आया। सही है ना। अब 3 के लिए 3 आए तो 4 के लिए कितने आएंगे, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। कितने आएगा, 6। अच्छा, तो कैसे पता करते हैं कि हमारे पास कितने चार्ज पार्टिकल आएंगे, तो कितना पेयर बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या है भाई, NC2। NC2 का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, N ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं। सही है। अब भाई पेयर बनाना है आपको तो 2 को एक साथ उठाओगे ना, इसीलिए ये 2 है। इसका वैल्यू कितना होता है, N-1/2। अब 4 के लिए वेरीफाई करना है तो इनका वैल्यू क्या रख दो, 4 रख दो, यहां पे रखो 4। तो कितने टर्म आएंगे भाई, 4 इंटू N-1 3 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया ये 6 टर्म बनेंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए हमने कैसा बनाया अरेंजमेंट, 4 चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस कर दिया यहां, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4, है ना। ये डिस्टेंस बोल दिया हमने A, ये डिस्टेंस बोल दिया हमने B, ये डिस्टेंस बोल दिया C, इसको बोल दिया हमने D, इसको बोल दिया हमने E, Q1 और Q3 को जोड़ने वाले को, और इसको बोल दिया हमने F, जो Q2 और Q4 को लाइन जोड़ रही है ना, ज्वाइन कर रही है, उसका लेंथ हमने F बोल। तो देखो कितने पेयर बन सकते हैं, एक पेयर तो ये हो गया Q1 Q2 वाला, एक पेयर हुआ Q2 Q3 वाला, एक पेयर हुआ Q3 Q4 वाला, एक पेयर हुआ Q4 Q1 वाला, 4 पेयर हो गए। अब देखो एक पेयर आएगा Q4 Q2 और एक पेयर आएगा Q1 Q3, कितने हो गए 6। यहां में हमने देखा था कितने आएंगे 6। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, जितने पेयर बन सकते हैं सबको लिखते जाओ, K Q1 Q2 बाई A, तो ये भाई साहब निपट गया पहले वाले, इनको पकड़ते हैं अपन, K Q2 Q3 बाई B, ये भी निपट गए, इनको पकड़ते हैं C वाले को, तो K Q3 Q4 डिवाइड बाई C। अब ये 4th वाला K Q4 Q1 डिवाइड बाई D, है ना, Q4। अब इन दोनों पकड़ लेते हैं, ये पेयर और ये पेयर, है ना। तो लिखते हैं K Q1 Q3 बाई E और K Q2 Q4 बाई F। कितने टर्म हो गए, 6 टर्म्स यहां मिल गए अपने को, और ये क्या हो गया आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना। अब अगर इसमें से मान लो अगर ऐसा हुआ कि कोई माइनस आ गया, कोई प्लस है, कोई माइनस है, तो क्या करोगे आप, हमेशा उनको विद साइन पुट करोगे। ठीक है ना, पक्का नोट करिए। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो और हम एनर्जी कंजर्वेशन पर क्वेश्चन नहीं करें, ऐसा हो सकता है क्या, तो अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या लगने वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगने वाला है। नंबर 1 लेता हूं मैं कि 2 चार्ज पार्टिकल है, Q दोनों पे सेम चार्ज मैंने रख दिया, Q दोनों का मास भी हमने सेम मान लिया। अभी मैं समझाने के लिए डेटा आसान ले रहा हूं, ठीक है। ये
और ये हमने डिस्टेंस मान लिया r, ठीक है। अभी इनको होल्ड करके रखा गया था। अगर आपने जैसे रिलीज किया, छोड़ा आपने, तो भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला इसको पुश कर रहा होगा, भगा रहा होगा, जाओ बोल रहा होगा, और ये वाला इसको जाओ बोल रहा होगा, तो दोनों भागेंगे इसे। सही है क्या? तो दोनों भागना स्टार्ट कर दिए। तो आपसे बोला गया कि जब इनके बीच का गैप 2r हो गया, जब इनके बीच का गैप कितना हो गया भाई? 2r हो गया, तो बताओ उस इंस्टेंट पे इनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी, है ना? v1 और v2 कितना हो जाएगा? सही है ना? आपसे v1 और v2 पूछा है, जब इनके बीच गैप कितना रहा होगा? 2r, उस इंस्टेंट पे। सही है। अच्छा, तो अगर आप देखो ध्यान से कि पूरे सिस्टम में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और वो कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सही है। हम क्या करेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन में और इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर देना अपने को? टोटल एनर्जी कंजर्व करा देना है ना? हमने इसको बोल दिया ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है ना? तो E1 बराबर क्या कर दूंगा मैं? E2 कर दूंगा। E1 मतलब E का मतलब क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। E का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिलीज किया आपने, ये कौन सा सिस्टम था जब रिलीज किया गया? रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना? तो रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गया भाई 0, बचा कौन? पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर रखे हो, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सिस्टम का? k q into q, q स्क्वायर अपॉन a, और a यहाँ कितना? r है, सॉरी, सही है ना? r, k q into 2/r होता ना, तो ये हो गया इज इक्वल टू, फाइनली इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी था और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे आप? हाफ पहले वाले का, दूसरे वाले का, ये तो हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, और k q स्क्वायर अपॉन 2r। सही है। अच्छा, और सॉल्व करते, इस वाले टर्म को इधर भेजते, तो k q स्क्वायर बाई r में से k q स्क्वायर बाई 2r जाएगा, कितना बचेगा? k q स्क्वायर बाई 2r। इधर क्या बचेगा? हाफ m कॉमन लेते हैं, इधर आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब एक इक्वेशन दिख रहा है अपने को, दो अननोन दिख रहे हैं, कैसे सॉल्व किया जाए? तो सॉल्व करने का तरीका क्या भाई? कोई एक और इक्वेशन ले आओ आप, तो और एक इक्वेशन और आ गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो कहां पर, वो कैसे आएगा? ये क्वेश्चन उठता है कि भाई आपके पास एक इक्वेशन है, दो अननोन है, उनको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन अपने को चाहिए, तो वो कहां से आएगा? उसके लिए आप क्या करोगे? आप अगर ध्यान से देखो तो पूरे सिस्टम में अगर आप इन दोनों का सिस्टम मानते हो, दोनों चार्जेस को, तुम दोनों चार्जेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हर इंस्टेंट पे लगते हैं, और अगर सिस्टम में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो आप क्या बोलोगे? सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है वो? अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। शुरुआत में मोमेंटम कितना था? 0, तो बाद में मोमेंटम कितना रखना है? 0। वो तभी हो सकता है जब इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इसके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से बराबर हो जाए, तभी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे आप, है ना? तो देखो ये था m, ये भी क्या था? m, तो क्या लिखोगे आप? mv1 बराबर mv2, है ना? क्योंकि दोनों का मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज सेम रखना है, तभी ये टोटल मोमेंटम 0 आएगा। तो यहां से आप दिख रहा है v1 बराबर क्या हो गया? v2, है ना? हमने डेटा बहुत आसान लिया इसलिए v1 बराबर v2 आ गए, है ना? अब यहाँ पर रख दो, तो v1 बराबर v2 रखोगे, कितना आएगा? ये 2v1 स्क्वायर या 2v2 स्क्वायर आएगा, है ना? तो हम क्या करते, उस 2 से 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? v1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन 2mr। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्क्वायर का आया, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो ये v1 v2 का वैल्यू आ जाएगा, kq स्क्वायर अपॉन 2mr। सही है? पक्का? नोट करिए। चलो भाई एक और प्रॉब्लम कर लेते जल्दी से। तो प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे साथ लिख सकते हैं प्रॉब्लम को, कि दो चार्ज पार्टिकल है ऐसे, ठीक है? चलो इस बार दोनों का नेचर ऑपोजिट रखते हैं, है ना? इस पर जो चार्ज था उसको मैंने बोल दिया प्लस क्यू, इस पर जो चार्ज था उसको बोल दिया हमने माइनस क्यू, है ना? अब मास भी डिफरेंट रखते हैं। इसका मास मैंने बोल दिया m, इसका मास बोल दिया हमने 2m, ठीक है? इनके बीच का जो गैप था, अभी हमने मान लिया गैप है 2a, कितना भाई? 2a, ठीक? और इस स्टेज में हमने इस पूरे सिस्टम को क्या किया? रिलीज किया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना? इस पूरे सिस्टम को हमने रिलीज किया रेस्ट से। तो बोला
कि जब इनके बीच का गैप ए बचेगा तो गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन पे ऑपोजिट नेचर की चार्जेस है ना, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो बोला कि जब इनके बीच का गैप ए रह जाएगा उस इंस्टेंट पे आपको दोनों का स्पीड बताना है। क्या करना है? दोनों का स्पीड बताना है। तो फंडा तो वही लगने वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। यहाँ पर भी सिस्टम में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं, तो हम लोग एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। चलिए तो करते हैं हम लोग। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेज हो गया जब इनके बीच गैप कितना हो गया, ए, और चार्जेस तो वही रहने वाले हैं, और यहाँ पे स्पीड असाइन कर दो। इसकी स्पीड मिल गई v1, इसको स्पीड मिल गई v2। सही है ना। इसका मास था m, इसका मास था 2m, और चार्जेस तो सेम ही थे, ऑपोजिट नेचर के भी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं E1 बराबर E2। ठीक, E1 में कौन आएगा, K1 प्लस U1, है ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। K1 कितना है, 0, क्योंकि रिलीज किया हमने रेस्ट से, तो K1 हो गया भाई 0। बचा कौन, U1। U1 क्या होता है भाई, इस समय इनकी पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस रखे गए हैं 2a डिस्टेंस पे, तो लिख डालो K Q, लेकिन साइन आएगा माइनस Q इस बार, तो अभी तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे Q स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं मैं, अपॉन 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इस वाले स्टेज पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर लिखते हैं दोनों का, क्योंकि दोनों का स्पीड है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी सिस्टम में, और यहाँ पे आएगा 2m। ठीक है, दूसरा वाले का मास कितना है, 2m है ना, तो हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं मैं, इनके बीच का गैप है a, और चार्जेस वही q और माइनस q थे, क्या लिखोगे, माइनस k q स्क्वायर अपॉन a। सही है ना। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इस वाले को इधर भेजते हैं, तो ये माइनस जाके इधर प्लस जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर ए माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a कितना बचा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये माइनस इधर था, इधर जाके प्लस होगा, ये तो ऑलरेडी माइनस था, तो इधर राइट हैंड लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, है ना, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ जाएगा फाइनली। इज इक्वल टू में क्या बचेगा, हाफ m, हाफ m कॉमन ले लेता हूं मैं, v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। ये हमारे पास है, ये डब्बा आया। अगेन इस डब्बे में दो अननोन है, तो हमें एक और चाहिए इक्वेशन, और वो कहां से बनेगा, हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से बनेगा, है ना। शुरुआत में मोमेंटम कितना था, 0 था, बाद में कितना होना चाहिए, 0, और उसको 0 होने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इसके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 2m इंटू v2 इज इक्वल टू m इंटू v1, m से m निपट गए, आया v1 बराबर 2 टाइम्स v2। इस v1 की वैल्यू उठा के इधर चिपका दो, तो देखो कितना आएगा, इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूं मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पे, है ना। देख कितना बनेगा भाई, k q स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू, ध्यान देते रहना भाई, हाफ m, v1 की जगह रखना है 2v2, तो v1 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4v2 स्क्वायर, तो 4v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर हो गया 6v2 स्क्वायर। तो मैं अलग से लिख देता हूं, 4v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर कितना आ गया, 6 बाई 2 करोगे आएगा 3, इधर तो हो गया हमारे पास 3m v2 स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहां से v2 कितना आ गया भाई हमारे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन 3m 2a, तो 6ma, है ना, का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आ गया, v2 आ गया। तो v1 कितना आ जाएगा, इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 6ma। ये हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल का स्पीड मालूम चल गया जब उनके बीच का गैप कितना रह गया, a। ठीक है, तो नोट करिए।